हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स पढ़ रहे थे, मतलब वैसे थॉट्स वैसी थ्योरीज जिसके द्वारा हमें इवोल्यूशन का पता चल सके कि कैसे जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। तो हमने डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो कि बेसिकली नियो डार्विनिज्म है। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे चलेंगे और इसको हम पढ़ेंगे, जो कि लेमार्क द्वारा दी गई है। जीन बैप्टिस्टे लेमार्क, इनके द्वारा थ्योरी दी गई, उसको हम लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे लेमार्किज्म की, लेमार्क की थ्योरी की। अब लेमार्क ने जो थ्योरी दी उसके कुछ बेस थे, उसके कुछ बेसिक एक स्ट्रक्चर, उन्होंने एक बेस प्रोवाइड किया कि क्या है। कुछ बातें सही थी, कुछ बातों का समर्थन किया गया, कुछ अपोज भी किए गए। कुछ बातें ऐसी थी कि जो आज तक लगती है कि हाँ एक सही चीज़ है। उन्होंने एक बात कही और उनकी थ्योरी को एक टर्म दिया गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उनकी जो लेमार्किज्म की थ्योरी थी, लेमार्किज्म जो है, उसको हम लोगों ने एक और टर्म दिया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे बोलने का ये मतलब है कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो हम अपने एंसेस्टर्स से या जो बड़े हैं, पूर्वज है, जो पहले की जनरेशन है, उनसे एक्वायर करते हैं। तो ये बात इन्होंने बोली, मतलब जो आज हमारे अंदर कैरेक्टर है तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा। तो ये चीज़ उन्होंने बोली। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले लेमार्क ने कुछ बातें कही। सबसे पहली बात थी कि उन्होंने ये बोला कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कहाँ से बने? फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने। जितने भी हाई ऑर्गेनिज्म है उनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुई है। हमने पहले भी कुछ थ्योरीज देखी थी, ओरिजिन देखे थे, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, ओरिजिन ऑफ बायलेट्रिया। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इन सब का ओरिजिनेशन बहुत सिंपल ओरिजिन से आया है ना। तो उन्होंने इसी चीज़ को बोला कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही हायर ऑर्गेनिज्म की या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जो सिंपल ऑर्गेनिज्म ही है, या फिर सिंपल, उन्होंने ये बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो टाइम के साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। ठीक है, टाइम के साथ साथ कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो इन्होंने ये सेकंड पॉइंट बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे ये भी बदलेंगे। टाइम, और बदलने का मतलब कॉम्प्लेक्स बनते जाना। ठीक है, क्या चीज़ करते जाना? कॉम्प्लेक्स बनते जाना, टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो लेमार्क ने दूसरी बात ये कही कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, समय जब बढ़ता रहता है तो ये लोग भी ग्रो करते 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 कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इसके रेफरेंस में इन्होंने बोला। उन्होंने ये बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हज़ारों साल इवोल्यूशन के बाद वो हायर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे यही जो टाइम है, ये वही टाइम है कि भाई जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे वो बढ़ते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए, कुछ कैरेक्टर अडॉप्ट करते गए, करते करते वो एडवांस ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है उससे ऑर्गेनिज्म में नई ज़रूरतें डेवलप होती है। एनवायरनमेंट में जो हमारे चेंज आता है उसमें नई ज़रूरतें
उत्पन्न होती हैं। जैसे अभी ठंड का मौसम आया तो स्वेटर और जैकेट की ज़रूरत अपने आप आ गई। उसी प्रकार से इन्होंने, ये तो टेम्परेरी चीज़ है, पर कई परमानेंट चीज़ें भी आती हैं ऑर्गेनिज्म में जब इन्वायरमेंट चेंज होता है। ठीक, तो ये चीज़ इन्होंने बोली कि इन्वायरमेंट में जब चेंज आएगा तब जो ऑर्गेनिज्म है उसको नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। Changes in the environment, changes in the environment provide new needs for the organism, provide new needs for the organism। जो भी चेंजेस आएंगे आपके एनवायरनमेंट में, उससे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा, जैसे भी चेंजेस आए एनवायरनमेंट में। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो चेंजेस आते हैं, ये जो नए नीड्स या फिर नई ज़रूरतों की बात हुई, उन नई ज़रूरतों के कारण उनको, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके अंदर अलग अलग फीचर से अलग अलग कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। इन्होंने क्या बोला कि इन्वायरमेंट में परिवर्तन होगा तो नई ज़रूरतें सामने आएंगी। जब नई ज़रूरतें सामने आएंगी तो नए कैरेक्टर्स भी दिखेंगे, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए कैरेक्टर्स भी दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। कई जगह आप देखो, जो भी आप देखो कि ग्लेशियर जैसी जगह पे जहाँ पे बर्फ़ बहुत होती है, वहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनके जो शरीर के ऊपर बाल हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो ग्लेशियर जैसी जगहों पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं, उनके ऊपर जो बाल हैं उनके वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो क्या है, वो एक तरह से एडप्टेशन ही है ना। इन्वायरमेंट में क्या हुआ, कोई परिवर्तन हुआ, वहाँ का इन्वायरमेंट पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब ठंडा इन्वायरमेंट है और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, ठंड से बचने के लिए उनके अंदर क्या हुआ, नई ज़रूरतें, उनको क्या चाहिए, ज़रूरत उनकी क्या हुई कि भाई ठंड से बचना है। अब जानवरों के पास तो कपड़ा है नहीं कि वो कपड़ा टांग के स्वेटर पहन ले, तो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ी कि हाँ हमें ठंड लग रही है, हमें कुछ चाहिए गर्म। तो उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए उनके अंदर नया कैरेक्टर डेवलप हुआ कि उनके ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे बाल आने लग गए, जिस कारण से उनके जो ठंड है वो कम लगने लगी। इतने मोटे मोटे बाल और इतने बड़े बड़े बाल है कि वो उनके लिए जैकेट या कंबल का काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या बोला कि इन रिस्पॉन्स टू द न्यू नीड्स ऑर्गेनिज्म डेवलप न्यू फीचर्स या कैरेक्टर। इन रिस्पॉन्स टू दी न्यू नीड्स, ये जो नई ज़रूरतें हैं इनके रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म शो न्यू कैरेक्टर्स या ऑर्गेनिज्म डेवलप न्यू फीचर्स। ऑर्गेनिज्म डेवलप्स न्यू फीचर्स या फिर कैरेक्टर्स। तो ये जो एनवायरनमेंट में चेंज है जिस कारण से नई ज़रूरतें आई, उन नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नए कैरेक्टर्स भी पैदा हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप बाय ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब ये जो नए स्ट्रक्चर, ये जो ऑर्गेनिज्म में नई चीज़ें उत्पन्न हुई उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर। The new characters या new structures developed by organism are called acquired characters. New structure developed by organism are called acquired characters. क्या बोला जाता है इनको, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोला जाएगा। ये जो जितने भी नई आपकी स्ट्रक्चर या फिर जो नए कैरेक्टर्स डेवलप होंगे उनको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलेंगे, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहेगी। इनके अंदर वो कैरेक्टर डेवलप हो गया, अब इनके ऑफस्प्रिंग में आएगा, उसके भी ऑफस्प्रिंग में आएगा, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र होता रहेगा।
विच आर ट्रांसमिटेड या फिर ट्रांसफर्ड, ट्रांसमिटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो कैरेक्टर्स हैं ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो ये लैमार्किज्म के कुछ पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैमार्किज्म। अब इसी को हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है चीज़ें। सबसे पहले एक बात उन्होंने बोली, इंटरनल अर्ज। अर्ज करना मतलब किसी चीज़ की चाहत होना, इंटरनल अर्ज, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ देखा कि ये जो इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म है या फिर प्लांट्स हैं, हाँ, ये ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं। क्या करने की एबिलिटी रखते हैं? अपने साइज़ को मैक्सिमम हाइट तक या फिर बहुत लंबा करने की ताकत, एबिलिटी रखते हैं। अब उन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनिज्म और प्लांट जो अपनी साइज़ लंबी करने की एबिलिटी रखते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। उसका कारण होता है इंटरनल अर्ज, मतलब किसी चीज़ की चाहत होती है, उनको कुछ चाहिए, तभी वो ऊँचे, इतने ऊँचे लंबे हो जाते हैं। और लैमार्क के हिसाब से इंटरनल अर्ज के कारण ये हाइट बढ़ती है। उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया था जिराफ का, कि उन्होंने बोला कि जिराफ जो है वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म था, छोटे हाइट का, उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, पर जैसे जैसे वो पहले घास खाता था, पर इवोल्यूशन के कारण आगे समय बढ़ा, घास कम हो गया, तो जो पेड़ के ऊपर जो पत्ते लगे रहते थे वो उसको खाने की कोशिश करता था, अपने गर्दन खींच के थोड़ी लंबा करता था और खाता था। करते 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 जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम चीज़ करते करते उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। तो एक इनका पॉइंट ये था कि हमारे अंदर किसी चीज़ को पूरा करने की चाहत होती है, तब जाके एक कुछ प्रकार के कैरेक्टर्स जो हमारे अंदर डेवलप होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लैमार्किज्म में पहली चीज़ थी इंटरनल अर्ज, ठीक है, इंटरनल अर्ज पहली चीज़ थी। दूसरी बात यहाँ है इन्वायरमेंट और न्यू नीड्स, ठीक है। ये दरअसल ये सारी चीज़ें इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से थोड़ा सा बताया गया, थोड़ा एलोबरेट करके, इन्वायरमेंट और न्यू नीड्स। अब इन्होंने ये बोला कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इवोल्यूशन में। ये चीज़ तो डार्विन ने भी बोली थी। अब इन्होंने अलग क्या बोला? इन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो चेंज किया हुआ इन्वायरमेंट नए प्रकार की ज़रूरतें लेके आता है, और नए प्रकार की ज़रूरतें जब आती हैं तो नए प्रकार के कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। तो एक चीज़ इन्होंने बोली कि इन्वायरमेंट के कारण नए नीड्स आते हैं और नए नीड्स के कारण नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं। फिर तीसरी उन्होंने बात की जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, यूज़ एंड डिसयूज़। यूज़ एंड डिसयूज़ की बात उन्होंने ये बोली कि उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जिस पर्टिकुलर ऑर्गन का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कंटिन्यूसली इस्तेमाल होगा, वो वेल डेवलप्ड रहेगी, और जिस पर्टिकुलर ऑर्गन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा वो रिड्यूस हो जाएगी और एक समय के बाद डिसअपियर हो जाएगी। तो इन्होंने ये बात बोली जिसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। ये बात इन्होंने बोल दी कि भाई जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, एक्सटर्नली जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो अच्छा वेल डेवलप रहेगा, और जो कम इस्तेमाल होगा वो कम लेस डेवलप होगा और एक समय के बाद डिसअपियर हो जाएगा। और इसके में भी थ्योरी वही थी जिराफ वाली, कि उन्होंने बोला कि उन्होंने गर्दन बहुत यूज़ की गर्दन, इसी कारण से उनकी गर्दन इतनी ज़्यादा लंबी हो गई। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करके क्रिटिसाइज़ भी किया गया, एक तरह से गलत साबित भी कर दिया गया कि ये थ्योरी गलत है। एक साइंटिस्ट ने इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया था माउस के ऊपर, और एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित हो गया कि ये जो थ्योरी है बेसिकली गलत थ्योरी है। उन्होंने एक जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, विजमैन ने 1890 में जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने एक माउस लिया, चूहा लिया, और उसकी पूंछ को काट दिया। नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा हुआ उसके पास पूंछ थी, उन्होंने उसकी भी पूंछ को काट दिया। फिर नेक्स्ट जनरेशन आई, उसमें भी पूंछ थी, उन्होंने उसकी पूंछ को ही काट दिया। ऐसे उन्होंने 22 जनरेशन तक किया, और 22 जनरेशन तक उन्होंने जब भी पूंछ काटी, नेक्स्ट जनरेशन में पूंछ आ रही थी। तो उन्होंने ये बात साफ साफ बोली कि अगर ऐसा होता कि जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं हो रहा है वो ऑर्गन डिसअपियर हो जाता है, तो 22 जनरेशन के बाद भी माउस में पूंछ क्यों वापस आ जा रहा है?
22 जनरेशन के बाद भी जब इसके पैदा होते उसकी पूंछ कट कर दी जा रही है और उसके पूंछ का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, तो 22 जनरेशन के बाद भी माउस में पूंछ कैसे आ जा रही है। तो उन्होंने ये फैक्ट दिया विजमैन ने कि जो सोमैटिक सेल्स हैं बेसिकली वो क्या कहते हैं, या बेसिकली सोमैटिक सेल्स को भी छोड़ो, आप बात ये देखो कि सोमैटिक कैरेक्टर्स बेसिकली वो डिसअपियर नहीं होते हैं। जर्म सेल्स के अगर कोई कैरेक्टर है, जर्म सेल में किसी भी प्रकार का अगर चेंज लाया जाए, जर्म सेल में किसी भी प्रकार का चेंज आए तो हो सकता है इंडिविजुअल में चेंज आए, पर सोमैटिक सेल में चेंज लाने से ऐसा कोई चेंजिंग नहीं आता है। यूज एंड डिसयूज के बाद लेमार्क ने कहा, यूज एंड डिसयूज तो एक तरह से खारिज कर दिया गया। उसके बाद लेमार्क ने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में इन्होंने ये कहा कि जनरेशन या डीजेनरेशन नए कैरेक्टर्स का वो एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। मतलब हमारे अंदर कोई कैरेक्टर है, मतलब अब मानो कि किसी के पेरेंट्स हैं कोई एक पर्टिकुलर, और उससे ऑफस्प्रिंग जो आया, या फिर इसको इस तरह से समझना अच्छा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इससे ऑफस्प्रिंग आया, तो हो सकता है कि इसमें कोई कैरेक्टर ना हो, इसमें कोई कैरेक्टर ना हो, पर वो कैरेक्टर यहाँ डेवलप हो जाए, क्योंकि हाफ कैरेक्टर यहाँ भी होगा, हाफ कैरेक्टर यहाँ भी होगा, और दोनों मिलके यहाँ पे वो फुल्ली शोन कैरेक्टर होगा। फिर इसके अंदर जो कैरेक्टर होगा वो इसके ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा। तो ऐसे जो नए कैरेक्टर्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहे जाते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वैसे भी होते हैं जो कि पेरेंट्स में भी हैं, हम में भी हैं, वैसे भी होते हैं जो पेरेंट्स में उतने अच्छे डेवलप नहीं है पर हमारे अंदर आ गए, तो वैसे कैरेक्टर्स को हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोली गई लेमार्किज्म में, लेमार्क ने ये थ्योरी दी। इसके बाद हमें कुछ क्रिटिसिज्म भी पढ़ने हैं और नियो लेमार्किज्म भी पढ़नी है। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं कुछ फेवर में लेमार्किज्म की अगर एक दो थ्योरी है उसके बारे में बोलूँ, तो डगल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1927 से 30 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये कहा कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक टैंक में रैट को, माउस को डाल दिया, हाँ, और उसकी दो ओपनिंग्स थी, माउस को डाला और उसकी दो ओपनिंग्स थी। एक ओपनिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसेस लगे थे, मतलब वहाँ से अगर वो निकलेगा तो उसको बिजली का झटका लगेगा, और दूसरी ओपनिंग पूरी तरह से फ्री थी, नॉन इलेक्ट्रीफाइड थी। तो उन्होंने एक ट्यूब लिया, एक टैंक लिया, एक ट्यूब लिया जिसमें दो ओपनिंग थी, एक में इलेक्ट्रिक फेंस लगा हुआ था और एक में इलेक्ट्रिक फेंस नहीं लगा हुआ था। उसके बाद कुछ ट्रायल्स के बाद रैट जो है वो अनइलेक्ट्रीफाइड जो होल है वहाँ से निकलना सीख गया। ठीक है, और 15 जनरेशन तक रैट ने ये सारे कैरेक्टर शो किए। मतलब एक टैंक लिया गया, एक मान लो डब्बा लिया गया, उसमें दो होल्स किए गए, एक होल जिस पे इन्होंने बिजली का कुछ लगा दिया जिसके बाहर, जिससे आप निकलोगे तो बिजली का झटका लगेगा, दूसरे साइड से कुछ नहीं था ऐसा, आप आराम से बाहर निकल सकते हो। तो रैट जब बिजली वाली जगह पे गया तो जाते उसको झटका लगा। ऐसा करते 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 कई बार ये देखा गया कुछ समय के बाद कि वो उधर जाना ही छोड़ दिया उसने, और वो दूसरे तरफ से निकल जाता था जहाँ पे बिजली के झटके नहीं लग रहे, और ऐसा उसके आगे वाली जनरेशन ने भी शो किया। तो इन्होंने ये बोला कि ये जो लेमार्किज्म की थ्योरी है उसको सपोर्ट करते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है लेमार्किज्म की थ्योरी को सपोर्ट करता है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, जो हमारे पेरेंट्स इनहेरिट करते हैं वो हमारे अंदर भी आ जाता है, हम भी उस चीज़ को एक्वायर करते हैं। ठीक, उसके बाद कैमर्स का एक एक्सपेरिमेंट हुआ, कैमरर्स का एक्सपेरिमेंट हुआ 1907 में। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ब्लैक सैलामेंडर को यूज़ किया, ठीक है, और उनको येलो बॉक्सेस में कई साल तक रखा। ब्लैक सैलामेंडर, उसको उन्होंने येलो बॉक्सेस में रखा कई साल तक, और उन्होंने ये देखा कि उनका जो बॉडी कलर है सैलामेंडर का वो अपने आप चेंज हो गया येलो कलर में। तो सैलामेंडर जो है ब्लैक से येलो कलर में चेंज हो गया। तो दो येलो सैलामेंडर को इन्होंने क्रॉस करवाया, उनसे जो ऑफस्प्रिंग हुई उन्होंने ये देखा कि जो ऑफस्प्रिंग हुई है वो भी पूरी तरह से येलो है। तो ये भी लेमार्क के आइडिया को शो करती है। ठीक, और इसके बाद बात आती है कुछ क्रिटिसिज्म की। तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहले तो हमने जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में देखा, जहाँ पे विजमैन ने 1890 में ये बता दिया कि चूहे की पूंछ काटते गए 22 जनरेशन तक फिर भी वहाँ पे पूंछ आ रही है। तो उन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये जो इनकी लेमार्क की थ्योरी थी, उसको
पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया और उसके बारे में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि ये जो थ्योरी है वो गलत है। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट पेंस ने किया 1911 में। इन्होंने क्या किया कि ड्रोसोफिला जो है उसको एक पूरी तरह से डार्क, पूरा अंधेरे वाले रूम में कल्चर करवाया। ड्रोसोफिला को पूरे कंप्लीट डार्कनेस में इन्होंने कल्चर कराया और अप टू 70 जनरेशन तक पूरी तरह से अंधेरे में कल्चर करवाने के बाद भी जो इनका 70वां ऑफस्प्रिंग 70वां जनरेशन निकला ड्रोसोफिला का, उसमें भी क्या हुआ, नॉर्मल आइज़ प्रेजेंट थी, मतलब वो नॉर्मली देख सकती थी, वैसी आंखें प्रेजेंट थी। तो इन्होंने इस चीज़ को भी कर दिया कि इन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा होता कि यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन जो ये बोल रहे हैं कि जिस ऑर्गन का इस्तेमाल ना करो वो पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अगर कोई ऐसी बात होती तो ड्रोसोफिला की आंखें नॉर्मल क्यों रहती है अभी तक? 70 जनरेशन से ड्रोसोफिला तो कुछ देख ही नहीं पा रहा है, पूरी तरह से अंधेरे वाला रूम है, तो कैसे इसके पास नॉर्मल आंखें आई? तो इन्होंने ये क्रिटिसाइज़ करते हुए इस थ्योरी को भी पूरी तरह से खारिज किया कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की तरह भी कोई चीज़ होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि यूज़ करिए किसी ऑर्गन का तो वो लंबा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और नहीं यूज़ करिए तो वो छोटा हो जाएगा या फिर डिसअपियर हो जाएगा। इस बात को इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। तो ये थी लैमार्किज्म, उनकी कुछ थ्योरी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सपोर्ट करती हैं कुछ थ्योरीज इसको, और कुछ ऐसी थ्योरीज जो कि क्रिटिसाइज़ करती हैं या फिर अगेंस्ट में इनके। तो ये सारी थ्योरीज, आगे की वीडियो में हम कुछ और थ्योरीज पढ़ेंगे, नियो लैमार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो यहाँ पे ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।